हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज इस सेशन में हम लोग स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप भारत में रह रहे हैं और बीडी सावरकर का नाम नहीं सुना है तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। आपको इनका नाम जानना चाहिए और बहुत अच्छे लहजों में जानना चाहिए। हमेशा ये एक विवाद के केंद्र में बने रहते हैं और 2014 से बीजेपी की सरकार आने के बाद से तो ये हमेशा किसी ना किसी मुद्दे की वजह को लेकर के विवाद के केंद्र में या घेरे में आ ही जाते हैं। तो हम कुछ कारणों की बात करेंगे कि किस कारण की वजह से ये विवाद के घेरे में आते हैं और वजह क्या होती है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आज का ये जो सेशन है बीडी सावरकर पर क्यों हो रहा है, तो आप लगभग कयास लगा चुके होंगे और आप जानते भी होंगे कि आज विनायक दामोदर सावरकर जी की जयंती है, यानी कि आज के ही दिन उनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। इतना लगभग आप बात जानते हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं विनायक दामोदर सावरकर जी को। ठीक, तो पहले हम आज के सेशन की जो बात है उसको समझ लेते हैं। ठीक, क्या नाम है? विनायक दामोदर सावरकर। ये बड़ा ही प्रसिद्ध नाम और फेमस नेम। क्या नाम है? विनायक दामोदर सावरकर। थोड़ा सा इनके बारे में जानें कि वजह क्या है। तो आज मैंने बताया कि इनकी क्या है, जयंती है। एक वजह तो ये है इस सेशन को स्टार्ट करने का कि आज इनकी जयंती है। दूसरा, कांग्रेस के जो प्रतिष्ठित लीडर्स हैं, जिनमें आप सोनिया गांधी का नाम ले सकते हैं, आप उन्हीं के पुत्र राहुल गांधी का नाम ले सकते हैं, या कांग्रेस के ट्विटर हैंडल को देख सकते हैं। नेक्स्ट, यहां पर क्या है, इन लोगों के द्वारा कुछ विवादास्पद टीका टिप्पणी की गई, इसको आपको ध्यान रखना है। इस वजह से भी जानना जरूरी हो जाता है कि जो ये लोग इनके बारे में, यानी कि सावरकर जी के बारे में जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, कहां तक वो सही है और कहां तक गलत। ठीक, नेक्स्ट बात, इसी में ये जानना है कि जेएनयू में एक सड़क के नाम के स्थान पर विनायक दामोदर सावरकर नाम कर दिया गया, यानी कि सड़क का नाम चेंज करके जेएनयू के एक हॉस्टल में एक सड़क जा रही है, उस सड़क का नाम परिवर्तित करके बीडी सावरकर रोड कर दिया गया। तब जेएनयू की जो उस समय की अध्यक्ष थी आईसी घोष जी, छात्र संघ की अध्यक्ष थी, बहुत ही प्रखर विरोध किया इन्होंने इस बात का और बहुत ही अनुचित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति जिसकी कोई सभ्यता नहीं, जिसकी कोई संस्कृति नहीं, जिसकी कोई विरासत नहीं, ऐसे कायर और देशद्रोही व्यक्ति और अंग्रेजों से माफ़ी मांगने वाले व्यक्ति के नाम पर हमारे कॉलेज के हॉस्टल की तरफ जो रोड जा रही है उस पर, यानी कि उस रोड का नाम ऐसे व्यक्ति के नाम पर रखना बहुत ही शर्म की बात है, ऐसा आईसी घोष ने अपने ट्विटर हैंडल से बोला। ये भी अपने आप में विवाद का विषय था। नेक्स्ट बात, आप डीयू को जानते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के तत्कालीन अध्यक्ष थे शक्ति सिंह जी। शक्ति सिंह ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट फैकल्टी के जस्ट सामने या उसी के गेट के सामने तीन महान क्रांतिकारियों की प्रतिमा लगवा दी। उन तीन महान क्रांतिकारियों में कौन कौन लोग थे? एक सावरकर जी थे, सावरकर एक नाम है, दूसरा भगत सिंह और तीसरा सुभाष चंद्र बोस। इन तीन लोगों की, यानी कि इस त्रिमूर्ति की प्रतिमा लगाई शक्ति सिंह जी ने दिल्ली के आर्ट्स फैकल्टी के जस्ट गेट के सामने। ये काम शक्ति सिंह ने किया। तो इस बात का भी बहुत ज्यादा विरोध हुआ और इस विरोध के क्रम में सावरकर जी की प्रतिमा पर कालिख पोती गई। क्या किया गया? कालिख पोती गई और इस बढ़ते विवाद को देखते हुए सावरकर जी की प्रतिमा को हटाया गया। हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति रह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे डिजाइनर बुद्धिजीवी हैं जिनको सावरकर के नाम से इतनी तिलमिलाहट है कि वो बौखला जाते हैं।
उनकी बौखलाहट कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत, इसको भी आज हम लोगों को देखना चाहिए। तो मैंने बताया आपको कि हमेशा मुद्दों में क्यों आ गए हैं, थोड़ा बहुत मैंने मुद्दे आपको बताए। आज का सेशन जयंती की वजह से है, और दूसरा जो कारण मैंने बताया उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी जैसे लोग हैं, ये लोग बहुत टीका टिप्पणी कर देते हैं कई बार। जैसे कि राहुल गांधी ने एक दो बार कहा है कि मेरा नाम राहुल गांधी है, मेरा नाम राहुल गांधी है, सावरकर नहीं। क्या कहा है इन्होंने? मेरा नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं। कांग्रेस के ही ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट की गई, पोस्ट में क्या था कि सावरकर देशद्रोही हैं, कायर हैं, देशद्रोही हैं और कायर हैं। कहना बहुत आसान होता है और उस कहे हुए को स्पष्टता और वस्तुनिष्ठता के साथ प्रमाणित कर पाना उतना ही कठिन हो जाता है। इन लोगों ने बातें तो कह दी, लेकिन उसको प्रमाणित नहीं कर पाए। ऐसी बात है कि जब तक कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के संपूर्ण वांग्मय को ना जान ले, तब तक किसी भी व्यक्ति पर टीका टिप्पणी करने से हमेशा बचना चाहिए। और राहुल गांधी जी बिना जाने समझे, इतिहास का ई भी नहीं पता है उन्हें, और सावरकर पर टिप्पणी करने के लिए सामने प्रेजेंट हो जाते हैं। अरे पहले राहुल गांधी जी आप सावरकर को समझने की कोशिश तो करें कि कैसा व्यक्तित्व है वो, उसके बाद अगर आप टिप्पणी करें तो उचित प्रतीत होगा। तो एक तो ये प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा, जेएनयू, ये जो सावरकर रोड हो गई, तो क्या बीडी सावरकर भारत के क्रांतिकारी लोगों में नाम नहीं लिया जा सकता इनका? बिल्कुल लिया जा सकता है। क्या देश के स्वतंत्रता आंदोलन में उनका कोई योगदान नहीं है? तो अगर योगदान है तो उनके नाम पर अगर रोड हो रही है तो क्या प्रॉब्लम्स है? ठीक, क्या हर जगह पर गांधी फैमिली से ही संबंधित पर्सनालिटीज की ही प्रतिमाएं लगवाई जाएं, ये जरूरी है क्या? ऐसे भी क्रांतिकारी हैं जिनकी भी प्रतिमाएं लगाई जानी चाहिए। इतिहास में आप जानते हैं, जब आप खुद स्टडी किए होंगे जूनियर क्लासेस से, आप कक्षा 8 तक, 10 तक या 12th पास आउट होने तक कभी आपने सचिन नाथ सान्याल, अनंत लक्ष्मण कन्हेरे, श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, ऐसे क्रांतिकारियों का नाम सुना आपने? मैडम भीखाजी कामा, कभी आपने ऐसे लोगों का नाम सुना या आपको इनके बारे में बताया गया? आज किसी बच्चे से पूछ लो जाकर के, तो उसको डेफिनेटली पता होगा कि गांधी कौन है, महात्मा गांधी कौन है, डेफिनेटली पता है उसको। जवाहरलाल नेहरू कौन है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऐसा बोल देगा वो। उसे कन्हेरे के बारे में जानकारी नहीं है, श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में जानकारी नहीं है, लाला हरदयाल कौन थे उनके बारे में जानकारी नहीं है, श्यामजी कृष्ण वर्मा कौन है उनके बारे में जानकारी नहीं है, मैडम भीखाजी कामा कौन है पूछ लो तो एक भी बच्चा बता नहीं पाएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इन लोगों का इतिहास में अनैतिक मूल्यांकन किया गया। इतिहास में जितनी तवज्जो रखते हैं ये अपनी जगह बनाने के लिए, उतना इतिहासकारों के द्वारा उनको वो सम्मान, वो जगह नहीं दी गई। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि भारत का इतिहास लाल चश्मा पहनकर लिखा गया। भारत का जो इतिहास लिखा गया वो लाल चश्मे को पहन करके लिखा गया, और इस लाल चश्मे ने ऐसे महान क्रांतिकारियों को भुला दिया और उनके योगदान को 1 या 2 लाइनों में समेट करके रख दिया गया है। आज भी अगर आप कंपटीशन में पढ़ते हैं तो बीडी सावरकर को 2-3 बातों में बोल करके समाप्त कर दिया जाता है। कैसे? एक मित्र मेला नाम का संगठन बना दिया था 1899 में, और एक 1904 में वही अभिनव भारत हो गया था, ऐसे करके। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बोल देंगे बहुत ज्यादा, 1857 की क्रांति पर इन्होंने फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नाम की किताब लिख दी 1907 में। ऐसी वजहों से इनको 2-3 लाइन में पूरे भारतीय इतिहास के इतने बड़े विस्तृत पेजों में सिर्फ 3 लाइन या 2 लाइनों में स्थान मिलता है। ये बहुत ही दुखद बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। इतिहास का पुनर्लेखन अगर हो तो ऐसे महान क्रांतिकारियों को उचित और जिस योग्य हैं ये क्रांतिकारी, उतना स्थान जरूर मिलना चाहिए। तो ये मैंने इनकी कारण बताए हैं कि इनको आज डिस्कस क्यों किया जाना था। तो ये कुछ कारण थे जो मैंने आपको बताए। थोड़ा सा इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं शुरुआत में, और उस बैकग्राउंड को जानने से पहले एक तो मैंने आपको ये वजह बता दी आज का सेशन स्टार्ट करने के लिए कि हमने क्यों चुना इस टॉपिक को। दूसरा कि कारण क्या है वो जिनकी वजह से जो लाल चश्मा पहन करके इतिहास लेखन करने वाले लोग हैं, उनकी नज़र में या उनके दिमाग में इतनी तिलमिलाहट क्यों है बीडी सावरकर के नाम से।
हमेशा वो परेशान हो जाते हैं। देशद्रोही, कायर जैसे शब्दों का, ये शब्द नहीं, घटिया शब्दों का प्रयोग करते हैं बीडी सावरकर के लिए। तो वो कारण क्या क्या है, उन कारणों को हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। तो उन कारणों में 2-3 महत्वपूर्ण कारण हैं, उनको हम देख लेते हैं। एक, माफीनामा। क्या नाम है? माफीनामा। उनको ये जब ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि माफीनामा, तो उनको आज और उस समय में अंतर करना आता ही नहीं है। कोई भी चीज एक समय पर अपना अस्तित्व खो देती है। जिस समय ये माफीनामा आज बोला जा रहा है, इसे आज माफीनामा बोला जा रहा है, उस समय के टाइम पीरियड में ये माफीनामा ना होकर के एक मात्र सामान्य याचिका होती थी, सिर्फ याचिका होती थी। और याचिका प्रस्तुत करने का या याचिका या प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार हर एक कैदी को होता है। तो जो माफीनामा से इनको विवादास्पद बिंदु को मतलब विवादास्पद बनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये कायर थे। कायर मतलब कि इन्होंने अंग्रेजों से एक बार नहीं 6 बार माफी मांगी अपने पत्र लिख करके। यहां तक कि कहा कि अंग्रेज हमें किसी भी शर्त पर अगर छोड़ने को तैयार हो जाएं तो हम किसी भी हद तक उनकी मदद करने को तैयार हो जाएंगे, बस शर्त यह है कि हमें काले पानी की सजा से मुक्ति मिल जाए। तो ये 6 बार का माफीनामा का जिक्र करते हैं, जो कि माफीनामा नहीं है, वो एक सामान्य याचिका है। जस्ट अभी इसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। तो आप इस बात को कंफर्म करें कि ये माफीनामा नहीं है, सिंपल एक जनरल याचिका है। इस बात को थोड़ा सा जानेंगे। तो इस वजह से इनकी आलोचना की जाती है कि ये अंग्रेजों से डर गए थे, कायर थे, और इस वजह से माफी मांग लिए थे अंग्रेजों से। वहीं तुरंत तुलना कर देंगे कि भगत सिंह भी तो उन्हीं की तरह, उन्हीं के लेवल के तो क्रांतिकारी थे, उन्होंने क्यों माफी नहीं मांगी? अरे सबकी अपनी अलग अलग आइडियोलॉजी होती है। जिस समय भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था ना, उसके पहले ही उन्होंने प्लान कर लिया था कि अब हमें फांसी का फंदा ही मिलेगा। बीडी सावरकर का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योगदान करने का तरीका अलग था और उनका भगत सिंह का आंदोलन में योगदान करने का तरीका अलग था। भगत सिंह फांसी या अपनी मृत्यु करा करके या शहीद होकर के इस राष्ट्रवाद या जो ये राष्ट्रवाद था उसे उग्र रूप धारण करवाना चाह रहे थे। ये उनकी अपनी अलग आइडियोलॉजी थी, वो अपनी जगह पर सही हैं। और यहां पर बीडी सावरकर साहब चाहते थे कि जिंदा होना बहुत जरूरी है। अगर जिंदा नहीं रहेंगे तो हम देश के लिए कुछ नहीं कर सकते, राष्ट्र के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर राष्ट्र के लिए कुछ करना है तो जिंदा होना बहुत जरूरी है। और इस वजह से अगर राष्ट्र के लिए कुछ करना है तो जिंदा होना बहुत जरूरी है। इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े तो कबूल है। यह माफीनामा नहीं था, यह सिर्फ और सिर्फ क्या था, भारत के लिए, अपनी इस मातृभूमि के लिए, इस पुण्य भूमि के लिए कुछ कर गुजरने की एक ख्वाहिश थी, एक ललक थी, जिसे माफीनामा कहा जा रहा है। एक तो विवादास्पद केंद्र ये बनाया जाता है। दूसरा विवादास्पद केंद्र क्या है कि जब ये छूट करके आए तो रत्नागिरी जेल में 1921 में काला पानी की सजा को काट करके जब ये रत्नागिरी जेल में आए 1921 से 1924 तक, इनको अभी मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा, इन्हें महाराष्ट्र के रत्नागिरी नामक जेल में स्थानांतरित कर दिया गया अंडमान से। उस रत्नागिरी जेल में रहते हुए इन्होंने एक किताब लिखी जिसे कहा जाता है हिंदुत्व। किताब का नाम क्या है? हिंदुत्व। मतलब हिंदू कौन है, ये ही इसकी वजह से इनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने सांप्रदायिक घटनाओं को जन्म दिया, हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिश की हिंदुत्व किताब से। जबकि किताब अगर पढ़ें तो बड़ी ही शानदार किताब है हिंदुत्व। ये एक कालजयी किताब है। आरएसएस के संस्थापक केशव बलीराम हेडगेवार जी ने इनकी इसी किताब हिंदुत्व को घर घर में बांटने का काम किया है। इतनी महत्वपूर्ण किताब है, बिना पढ़े किसी किताब का एनालिसिस कर लेना अपने आप में बहुत गलत बात। हिंदुत्व में इन्होंने क्या बताया है कि सिंधु से लेकर के सागर के अंतिम छोर तक, सिंधु से लेकर के सागर के अंतिम छोर तक जो व्यक्ति इस क्षेत्र में निवास कर रहा है, अगर वो प्रत्येक व्यक्ति इस भारत भूमि को पुण्य भूमि, मातृभूमि और पितृभूमि स्वीकार कर रहा है तो वो प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। कितनी शानदार बात कही कि सिंधु नदी से लेकर के सागर तक, सागर के तट तक जो व्यक्ति इस क्षेत्र में निवास कर रहा है वो प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। लेकिन शर्त यह है कि वो व्यक्ति इस क्षेत्र को या इस भारत भूमि को अपना पुण्य भूमि माने, अपनी मातृभूमि माने और अपनी पितृभूमि माने। कहां गलती है इसमें? हम ये कह सकते हैं, इतना थोड़ा सा मान सकते हैं कि आप पुण्य भूमि ना माने
आप पुण्य भूमि ना माने इस भारतीय भूमि को, इस भारतीय धरा को, लेकिन आप इसे पितृभूमि तो मानेंगे ना। पितृभूमि क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि पूर्वज आपके तो यहीं के हैं। तो क्या आप मोहम्मद बिन कासिम को और मोहम्मद गोरी को अपना पूर्वज मानेंगे या उमर को मानेंगे? नेक्स्ट, मातृभूमि, इसी धरती पर रहते हैं, इसी धरती का अन्न खाते हैं, इसी धरती से जो पानी निकलता है, जो सोर्स है, उसको आप ग्रहण करते हैं। तो उस धरती को मातृभूमि और इसी क्षेत्र को पितृभूमि मानने में क्या समस्या है? पुण्य भूमि मत मानिए आप। पुण्य भूमि ये हिंदुओं की हो सकती है, अगर आपकी नजर में हिंदू कुछ अलग चीज है तो। आप जैन को कह सकते हैं, आप बौद्ध को कह सकते हैं, आप लिंगायत को कह सकते हैं, ये तो हिंदू हैं, ये हिंदू हैं। अगर आप इससे अपने आप को अलग करना चाह रहे हैं तो आप मक्का को मान सकते हैं, मदीना को मान सकते हैं, यरूशलेम को मान सकते हैं, क्या समस्या है? आप इसको मानिए ना अपनी पुण्य भूमि, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप इस चीज को मान रहे हैं, अपनी पुण्य भूमि, इसके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं, तो इसके बाद आपको पितृभूमि और मातृभूमि एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस धरा को। यहां अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आप हिंदू हैं। यह अधिकार आपको नहीं दिया जा सकता है कि आप भारत में रहें, भारत की ही धरा का अन्न खाएं और पानी पिएं और दूसरे मुल्क के लिए अपने ही भाइयों का कत्ल कर दें। यह बिल्कुल जायज नहीं। ऐसे नेक्स्ट बात क्या है? द्विराष्ट्र सिद्धांत। द्विराष्ट्र सिद्धांत, ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ऐसा बोला, ऐसा कहा जाता है कि इकबाल से भी पहले भारत में बीडी सावरकर के द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत दे दिया गया था। बड़ी ही मूर्खतापूर्ण बात है कि बीडी सावरकर के द्वारा यह बताया जा रहा है कि इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की, यानी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात की इन्होंने। यह बड़ी ही बकवास बात है। जो व्यक्ति सिंधु से लेकर के सागर तक को अपनी मातृभूमि, पुण्य भूमि और पितृभूमि मान रहा हो, वो व्यक्ति उसको अलग राष्ट्र होने का दर्जा कैसे दे सकता है अपने आप में? यह बड़ी ही मूर्खतापूर्ण बात है। सावरकर जी कभी भी द्विराष्ट्र सिद्धांत के आलोचक के समर्थक नहीं रहे हैं। इस द्विराष्ट्र सिद्धांत से उनका सीधा सा मतलब था भौगोलिक विभाजन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? भौगोलिक विभाजन की बात नहीं कर रहे थे। वो ये नहीं कह रहे थे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान नाम का दो राष्ट्र हो, यानी कि भारत के टुकड़े हो, ऐसा कभी नहीं चाहते थे। कौन? बीडी सावरकर साहब। वो ये, उनकी संकल्पना बिल्कुल स्पष्ट थी। वो भौगोलिक विभाजन पर आधारित ना होकर के हिंदुत्व पर आधारित थी। और हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है। अगर आप हिंदुत्व को धर्म मानने की गलती कर रहे हैं तो इसका मतलब बड़ी ही नासमझ बात कर रहे हैं आप। नेक्स्ट बात इसमें देखें तो ये द्विराष्ट्र सिद्धांत को लेकर के इनकी बड़ी आलोचना की जाती है। नेक्स्ट बात देखें हम लोग 1942 महान चरखा पुरुष श्रीमान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा, है ना, बड़े ही आदर और सम्मान के साथ इनका नाम लिया जाता है देश में ना। 1942 में इस महान पुरुष के द्वारा या इस कालजयी पुरुष के द्वारा एक आंदोलन छेड़ा गया जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। यही आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन। ये एक आंदोलन स्टार्ट किया गया 1942 के आसपास। कहा गया, मतलब बताया जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया है बीडी सावरकर साहब ने। हाँ, ये बिल्कुल बात सही है कि बीडी सावरकर साहब ने गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया है। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। 1906 में ही गांधी जी की मुलाकात एक बार नहीं 2-3 बार हो चुकी है। 1906 में लगभग जब वो जेल से छूट के आए तब गांधी जी की सावरकर जी के साथ बड़ी बनती थी। मतलब हमेशा वैचारिक मतभेद था दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद था गांधी के और सावरकर के, लेकिन मनभेद की स्थिति कभी नहीं थी। गांधी जी तो सावरकर को सच्चा देशभक्त, सच्चा राष्ट्रभक्त और वीर कहते थे। ऐसी बातें गांधी करते थे।
अब जरा समझना, आगे एक और विवाद बनेगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे कौन? बीडी सावरकर साहब। बिल्कुल सही बात है, डेफिनेटली विरोध किया है। ये स्थिति कब आई है? 1942 में। अब थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो 1940 में बीडी सावरकर के घर मिलने आए थे सुभाष बाबू। कौन? सुभाष बाबू, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। आपको अगर पता हो और याद हो तो 1939 में गांधी के कैंडिडेट पट्टाभी सीतारमैया को हराने के बाद सुभाष बाबू ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक स्थापना कर ली थी, एक संगठन बना लिया था, एक पार्टी बना ली थी 1939 के आसपास। और जस्ट अगले ही साल की घटना है, सुभाष बाबू पूरी तरह से कांग्रेस 1939 में ही कांग्रेस पार्टी को छोड़ देते हैं, अपना एक नया संगठन बना लेते हैं, नई पार्टी बना लेते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक से। जस्ट अगले ही साल सुभाष बाबू सावरकर से इतने ज्यादा प्रभावित थे कि उनके घर उनके आवास पर मिलने जाते हैं, राय मशविरा करने के लिए कि अगला कदम क्या होना चाहिए, यानी कि सलाह लेने गए थे सावरकर से सुभाष बाबू। सावरकर ने जो सलाह दी है वो बड़ी ही कांटे की सलाह है। सलाह क्या है कि आप भारत में रह करके कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपके मन में जिज्ञासा है, ललक है भारत के लिए कुछ करने के लिए, इस मातृभूमि के लिए कुछ करने की, तो आप यहां अहिंसा के बल पर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर अहिंसा चल रही है। तो अहिंसा के प्रभाव में आप खुद अहिंसावादी हो जाएंगे। अगर आप वास्तव में भारत के लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो इस धरा को छोड़ना पड़ेगा कुछ समय के लिए, कुछ तो त्याग करना पड़ेगा आपको, और इस धरा को छोड़ने के बाद आपको कहीं जाना पड़ेगा। ऐसे लोगों के साथ मित्रता करनी पड़ेगी जो इस गवर्नमेंट यानी कि इस ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ में काम कर रहे हैं। सावरकर की यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई किसको? सुभाष बाबू को। और तुरंत वो काबुल के रास्ते होते जर्मनी गए, हिटलर से मिले, हिटलर से मदद की सहायता नहीं मिली तो जापान चले गए। आप वो अलग केस मैं कभी और बताऊंगा सुभाष बाबू को लेकर के। और भगत सिंह के साथ जो डिस्प्यूट है वो भी मैं कभी डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको जानना है इसके बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के आप हमें मैसेज कीजिए, डेफिनेटली हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको सही जानकारी दी जाए। तो 1940 में सुभाष बाबू सावरकर के घर गए और उनसे बातचीत की, और सावरकर ने उनको यह सलाह दी कि आप बाहर से यानी कि अलग राष्ट्र में जाकर के भारत की सहायता करें, और यहां से मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो यहां रहते हुए यानी कि भारत के अंदर रहते हुए मैं आपकी मदद करूंगा। मैं 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करने की वजह बता रहा हूं बीडी सावरकर की। क्या था यहां पर? बीडी सावरकर का उद्देश्य यह था कि यहां तो जो आंदोलन होने वाला है वो अहिंसात्मक होने वाला है, डेफिनेटली सब पीटे जाएंगे, ये अच्छे से पता था बीडी सावरकर साहब को। तो बीडी सावरकर साहब का उद्देश्य यह था, सोच यह थी कि सुभाष बाबू वहां पर जाएं, अपना एक संगठन बनाएं। और हुआ भी ऐसा। आप जानते हैं कि कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में सर्वप्रथम आया था आजाद हिंद फौज या आईएनए की स्थापना करने का विचार। उसके बाद उन्होंने सौंप दिया इस संगठन को रास बिहारी बोस को, और रास बिहारी बोस ने ये कमान किसको दे दी थी? सुभाष चंद्र बोस को। यानी कि अब आजाद हिंद फौज किसके कंट्रोल में थी? तो सुभाष चंद्र बोस के कंट्रोल में थी। और इसी सुभाष चंद्र बोस के संगठन को भारत से मदद करने वाले थे कौन? बीडी सावरकर साहब। और किस माध्यम से मदद करने वाले थे? वो ये कह रहे थे, मतलब उनका प्लान ये था कि भारत के जो हिंदू हैं, अब यहां पर कतई गलती से आप हिंदू का मतलब हिंदू मत समझ लेना, हिंदू धर्म मत समझ लेना। इसमें इस हिंदू में सभी जाति, धर्म, पंथ, समुदाय सभी लोग शामिल हैं इस हिंदू में। वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो लिंगायत हो सकता है, बुद्धिस्ट हो सकता है, सिख हो सकता है, जैनी हो सकता है, इनफैक्ट इस्लामिक हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो इनकी कंडीशन को माने। तो उनका प्लान यह था कि भारत के हिंदुओं को ब्रिटिश सेना में शामिल किया जाए, और उनको स्पष्ट दिशा निर्देश हो कि आप ब्रिटिश सेना में शामिल हों, और जब आप इंटरेक्ट करें सुभाष बाबू के साथ तो सडन मतलब इस आर्मी को छोड़ करके आप सुभाष बाबू के साथ हों और तुरंत काउंटर करें ब्रिटिश सेना के ऊपर। क्या प्लान था? कि हिंदुओं को ब्रिटिश सेना में शामिल करना था और काउंटर करवाना था उसी ब्रिटिश सेना के ऊपर। सोचो कितनी बड़ी कूटनीतिक चाल थी। क्या युद्ध में कूटनीति करना गलत बात है क्या? अगर युद्ध में कूटनीति करना गलत है तो फिर तो चाणक्य भी गलत है। चाणक्य से बड़ा इस दुनिया में कूटनीतिज्ञ कौन हुआ है? और फिर मैकियावेली फिर तो गलत हो जाएगा, वो भी बहुत कूटनीतिक व्यक्ति था। तो यहां पर इस बात को समझना होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध जरूर किया है, लेकिन इस विरोध के पीछे का कारण बहुत बड़ा था। ये कारण था, एक तो ये बात समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट बात क्या है इसमें? गांधी हत्यावध। गांधी हत्या कहना चाहिए, वध कहना चाहिए, ये आप डिसाइड कर लो। मैं दोनों लिखे दे रहा हूं कि गांधी की हत्या हो गई थी या वध हो गया था।
मैं सिर्फ आपको हत्या और वध में अंतर समझा देता हूं 1 मिनट में। हत्या उसे कहते हैं जिसका जस्टिफिकेशन किया जा सके, यानी कि जिसको लीगल ठहराया जा सके। क्या यही बात सही है? हत्या और वध में थोड़ा सा अंतर होता है। अंतर यह है कि जिस किसी चीज का जस्टिफिकेशन दिया जाए, जिस चीज का जस्टिफिकेशन दिया जाए उसे हत्या कह सकते हैं, और जिसका जस्टिफिकेशन ना दिया जा सके उसे वध कहते हैं। शायद ऐसा ही है। अगर इसमें कुछ अंतर है तो आप लोग क्लियर कर लेंगे। तो ये कितने बिंदु हो गए? 5 बिंदु हो गए। गांधी हत्या में बीडी सावरकर का नाम जोड़ा गया खूब अच्छे से, जबकि आप जानते हैं कि बीडी सावरकर ने हत्या नहीं की है। नाथूराम गोडसे ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को स्वीकार किया है कि मैंने महात्मा जी की हत्या की है। और उससे भी पहले 10 दिन पहले मदन लाल पाहवा ने गांधी को मारने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन कोशिश असफल हो गई थी। इस बात को भी जान लें कि अगर नाथूराम गोडसे ने गांधी को नहीं मारा होता ना, तो भारत का कोई ना कोई व्यक्ति गांधी को जरूर मार देता। ऐसा जानते हैं क्यों? क्योंकि गांधी की जो प्रसिद्धि थी ना, वो 1929 के बाद समाप्त हो गई थी। क्यों 1929 के बाद? क्योंकि 1931 के बाद समाप्त होने लगी थी। 1931 क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उसी समय भगत सिंह को फांसी हो गई थी और जनता पूरी तरह से उबाल में थी और क्रोध में थी और भगत सिंह के पक्ष में थी। और जनता ये जानती थी कि अगर गांधी चाहते तो बचा सकते थे। ये क्या बात सही है कि अगर गांधी चाहते तो बचा सकते थे? तो इन 4 सिद्धांतों को, मतलब 4 बातों को आपने देख लिया। और जो ये 5वीं बात थी गांधी हत्या या वध, आप इसको समझें कि गांधी की हत्या क्या है, मतलब गांधी की हत्या की गई है या वध किया गया है, या आप इसको आप अच्छे से समझें कि गांधी की हत्या हुई है या वध हुआ है, ये आप जानें। मेरी नज़र में ठीक ठाक है जो भी है। तो गांधी हत्या में या गांधी वध में बीडी सावरकर साहब का नाम लिया जाता है कि बीडी सावरकर साहब गांधी वध या हत्या में शामिल थे। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि बीडी सावरकर साहब 1937 से लेकर के 1943 के आसपास तक हिंदू महासभा के 6 बार अध्यक्ष बनाए गए, और उसी हिंदू महासभा का एक सदस्य हुआ करता था नाथूराम गोडसे। और नाथूराम गोडसे बीडी सावरकर को अपना गुरु मानते थे और कई बार उनके आसपास, मतलब उनके निवास स्थान पर जहां वो निवास करते थे वहां पर मिलने जाया करता था और घंटों बातचीत हुआ करती थी बीडी सावरकर और नाथूराम गोडसे के बीच में। तो इस कयास के आधार पर यह अनुमान लगाया गया या शक या डाउट किया गया कि बीडी सावरकर की भी संलिप्तता हो सकती है गांधी हत्या या गांधी वध में। तो इस तरह से इनका नाम जोड़ा गया। लेकिन नाम जोड़ देने से किसी के चरित्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और कोई व्यक्ति किसी का गुरु हो जाए और चेला कुछ भी गलत या कुछ भी अपराध कर दे तो उसके लिए गुरु जिम्मेदार हो जाए, ये कोई जरूरी बात है क्या? इसके लिए गुरु कभी भी जिम्मेदार नहीं होता। नाथूराम गोडसे ने गलती की है, ये आप समझें, गलती है या नहीं ये आप जानें। आपके विचार में नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी की हत्या या वध जो भी किया गया वो गलती थी या उचित कार्य था? ये इस पर भी कभी हम लोगों को बात करने का अगर मौका मिला तो हम लोग बातचीत करेंगे कि उसने हत्या की है या वध किया है, उचित किया है या अनुचित किया है, ये भी। तो यहां एक बात ये आपको जानना चाहिए इस बात को कि बीडी सावरकर को बाइज्जत बरी किया गया है गांधी हत्या केस से, पूरी तरह से बाइज्जत बरी किया गया है। सबूतों के अभाव में उनके खिलाफ एक भी सबूत पाया नहीं गया और इस वजह से उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो ये 5 कारण थे जो मैंने अभी आपको सामने प्रेजेंट किए, बताए कि जो लाल चश्मा पहन करके बीडी सावरकर का आकलन करने की कोशिश करते हैं ना, इन्हीं 5 कारणों की वजह से उनको बड़ा ही विवादास्पद, बड़ा ही विवादित, कायर, देशद्रोही, पता नहीं क्या 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 बोलते रहते हैं। ये उनका अपना अलग नजरिया है। लेकिन जिनका ढंग से आकलन करते हैं, नो डाउट वो लोग इनको स्वातंत्र वीर के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी खुद सावरकर से बेहद प्रभावित हुए व्यक्ति हैं। गांधी जी की मुलाकात पहले भी सावरकर से हो चुकी है और गांधी जी खुद इनको बड़ा ही सच्चा देशभक्त, वीर जैसी उपाधियों से अलंकृत कर चुके हैं गांधी सावरकर जी को। तो इतने इन 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं की वजह से मैंने आपको बताया कि इनको बड़ा विवादास्पद बनाने की कोशिश की जाती है। तो नेक्स्ट बात में हम लोग क्या देखते हैं, इनका थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। बैकग्राउंड में क्या है?
तो जैसा कि आज मैंने बताया कि इस सेशन को स्टार्ट करने के पीछे कारण क्या है, तो कारण इसके पीछे सिर्फ इतना ही है कि इनका आज का जो जन्म है, आज की जो तारीख है वो है 28 मई, और इसी 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक के भागुर नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ। भागुर नामक ग्राम में इनका फाइनली जन्म हुआ। नेक्स्ट, इनकी फैमिली में अगर आप देखें तो इनके जो फादर थे उनका नाम था दामोदर पंत सावरकर, और इनकी जो मदर थी इनकी मदर का नाम है राधाबाई, और इनकी जो वाइफ है यानी कि जो पत्नी है उनकी पत्नी का नाम है यमुनाबाई। इनके भाई का नाम है, इनके बड़े भाई थे जिनका नाम है गणेश सावरकर, और इन्हीं गणेश सावरकर को बीडी सावरकर से पहले काला पानी की सजा दी जा चुकी है, यानी कि दोनों लोगों ने एक साथ सेलुलर जेल में काले पानी की सजा को भुगता है यानी कि बिताया है। नेक्स्ट, इनका जो पुत्र है उनके पुत्र का नाम है विश्वास राव। क्या नाम है? विश्वास राव। और इनकी एक पुत्री है और पुत्री का नाम है प्रभात चिपलूनकर। ये इनकी पुत्री का नाम है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप बीडी सावरकर का नाम अगर आपका बच्चा जानता है ना, ये बहुत बड़ी बात है। इनके नाम जानते हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतिहास में इनको पढ़ाया ही नहीं जाता है। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि इतिहास में उनको 2-3 लाइनों में सिमेट करके समाप्त कर दिया जाता है। पढ़ाया क्या जाता है? गांधी और जवाहरलाल नेहरू फलाना ढिमका, ऐसा इतिहास हमारे बच्चों को समझाया जाता है। इतने बड़े क्रांतिकारी हुए हैं, इनके बारे में, इनकी फैमिलीज के बारे में कोई पता नहीं हम लोगों को। 3 लाइन में पूरी तरह से आंसर कंप्लीट कर दिया जाता है। ये इनकी फैमिलीज हैं। हमें ऐसे महान क्रांतिकारी की फैमिलीज, इनके बैकग्राउंड्स पता होने चाहिए। तो हम इसके बाद थोड़ा सा इनके बारे में और कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि इनका जो राजनीतिक कैरियर रहा है वो कैसा कैरियर रहा है, वो थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। तो 1883 में जैसे कि मैंने बताया इनका फाइनली क्या हो गया? जन्म हो गया। क्या हो गया? इनका जन्म हुआ। और शुरुआत इनका जो राजनीतिक करियर है वो होता है 1899 से। कब से स्टार्ट हो रहा है? 1899 में इन्होंने एक गुप्त संगठन बनाया, लेकिन संगठन बड़ा ही क्रांतिकारी है। गुप्त संगठन बनाया जिसका नाम है मित्र मेला। संगठन का नाम क्या है? मित्र मेला। इसी मित्र मेला संगठन को 1904 एडी में अभिनव भारत के नाम से परिवर्तित कर दिया जाता है। अभिनव भारत के नाम से इसको परिवर्तित कर दिया जाता है। और ये अभिनव भारत विनायक दामोदर सावरकर को जो प्रेरणा मिली अभिनव भारत को स्थापित करने की, ये इटली के एक राष्ट्रकवि हैं जिनका नाम है मेजनी। मेजनी ने यंग इटली नाम का एक संगठन बना रखा था, और इसी संगठन से प्रेरित होकर के इन्होंने अभिनव भारत नाम के एक गुप्त और क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। अभिनव भारत, और इसी अभिनव भारत के संस्थापक कौन है? बीडी सावरकर साहब। और इसी अभिनव भारत संगठन से एक पत्र संपादित होता था जिसका नाम था काल, और संपादन करने वाले थे सावरकर जी। और इसी काल को मराठी बारूद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मराठी बारूद के नाम से जाना जाता है इसी काल को, जो कि पत्र है इनका। तो ये 1899 और 1904 की 2-3 घटनाएं हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या हुआ। आप जानते हो, अगर इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास के विद्यार्थी हैं अगर आप, तो आप जानते हैं बंगाल विभाजन से पहले, बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 में हो गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लेकिन उस बंगाल के विभाजन से पहले भी भारत में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, यानी कि स्वदेशी आंदोलन हो गया था। और उस स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत विदेशी वस्तुओं की होली जलाना और बहिष्कार की रणनीति को अपनाना, यह कार्यक्रम था स्वदेशी आंदोलन का। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत रहते हुए इन्होंने विदेशी वस्तुओं की होली जलाई और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया पहली बार। जब ऐसा काम ये किए तो उस समय ये एक विद्यार्थी के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, यानी कि फर्ग्यूसन कॉलेज से ये बीए की पढ़ाई कर रहे थे, और बीए की पढ़ाई कर रहे थे और स्वदेशी मूवमेंट में शामिल हो गए। इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें बीए की डिग्री नहीं दी गई। ये पहले ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने ग्रेजुएट होते हुए भी इनको डिग्री प्रदान नहीं की गई। ये पहले ऐसे भारतीय क्रांतिकारी हैं। 1905 की घटना है। नेक्स्ट देखें 1906 में जब राष्ट्रवाद, अपने बंगाल के विभाजन के बाद जो राष्ट्रवाद था वो गरम दल या एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा जब उग्र राष्ट्रवाद का रूप धारण कर लेता है, तो इन्हें
इन्हें भारत से बाहर भेजने का प्लान किया जाता है तिलक जी के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक जानते हैं, बहुत ही उग्रवादी नेता। तिलक ने लंदन में रहने वाले श्यामजी कृष्ण वर्मा से संपर्क किया। श्यामजी कृष्ण वर्मा से संपर्क किया जो कि उस समय लंदन में रह रहे थे, और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था इंडिया हाउस। और ये इंडिया हाउस लंदन में भारतीयों के मिलने का केंद्र हुआ करता था, यानी कि भारत से जो व्यक्ति पलायन करके लंदन जाता था वो यहीं आकर के मुलाकात करता था, यानी कि इंडिया हाउस में। इसको संचालित कौन कर रहे थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। और श्यामजी कृष्ण वर्मा के इंडिया हाउस से इनको यानी कि बीडी सावरकर साहब को तिलक के सिफारिश पर इनको छात्रवृत्ति दी गई और ये वहीं पर 1906 के बाद रहने लगे। ये इतना समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट बात देखें इसी में, अगले साल की घटना क्या है। ये 1 साल तक वहां निवास करते हैं और जस्ट 1 साल के बाद श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल तो थे ही श्यामजी कृष्ण वर्मा, और उस गतिविधियों में जब ये शामिल हुए तो धरपकड़ होने लगी श्यामजी कृष्ण वर्मा की। इस वजह से श्यामजी कृष्ण वर्मा को लंदन छोड़ करके पेरिस जाना पड़ा। और जब वो पेरिस जा रहे हैं तो इंडिया हाउस की कमान सौंप करके जा रहे हैं बीडी सावरकर साहब को, यानी कि 1907 में इंडिया हाउस की जो कमान थी वो किसके हाथ में आ गई? बीडी सावरकर जी के हाथों में। जैसे ही इंडिया हाउस इनके कंट्रोल में आया तो आपको यहां पर एक बात और ध्यान में रखनी पड़ेगी। 1907 की ही जो घटना है, आपने 1857 का गदर या विद्रोह सुना होगा, जिसे ब्रिटिश या साम्राज्यवादी इतिहासकारों के द्वारा सिर्फ एक छोटा मोटा सैनिकों का विद्रोह कह करके इसको समाप्त कर दिया जाता है कि एक सिपाही विद्रोह था, एक छोटा मोटा सिपाही विद्रोह था। 1907 में ही 1857 को कंप्लीट हुए लगभग 50 साल हो रहे थे, और इसी 50 साल के पूर्ण होने पर बीडी सावरकर के द्वारा इंडिया हाउस में स्वर्ण जयंती मनाई गई थी 1857 की। और इसी के बाद इन्होंने अपनी किताब लिखी थी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1907 में। 1907 में इन्होंने मराठी भाषा में पहली बार प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस वार नाम की किताब लिखी मराठी लैंग्वेज में, और उस किताब को एक नहीं दो देशों में बैन कर दिया गया था, और बाद में उसको हॉलैंड से पब्लिश कराया गया था, यानी कि प्रकाशित करवाया गया था। ये क्रांतिकारी बातें थी इनकी किताब में, जो कब लिखी गई थी? 1907 में। और एक देश ने बैन नहीं किया है, लगभग 2 देशों ने उस किताब को बैन किया। बड़े ही गुपचुप तरीके से उस किताब को बाद में हॉलैंड से पब्लिश कराया गया। नेक्स्ट बात देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट घटना है, 1909 की घटना है। 1909 में अगर किसी व्यक्ति को लंदन से बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करनी होती थी, तो उसे एक पेपर क्वालिफाई करना पड़ता था जिसे ग्रेज इन कहते हैं, जैसे आप LLB करते हैं। ठीक उसी तरह से अगर किसी को बैरिस्टर बनना है तो उसे ग्रेज इन नाम का पेपर को क्वालिफाई करना पड़ता है, यानी परीक्षा को क्वालिफाई करना पड़ता था। इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के बाद उस व्यक्ति को ब्रिटिश क्राउन के प्रति वफादार रहने की शपथ लेनी पड़ती थी। यानी कि जो व्यक्ति ग्रेज इन परीक्षा को पास करता था उस व्यक्ति को ब्रिटिश क्राउन के सामने के प्रति वफादार रहने की शपथ लेनी पड़ती थी। ये पहले ऐसे बैरिस्टर हैं, बैरिस्टर की डिग्री मिली ही नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश क्राउन के समक्ष इन्होंने वफादार रहने की जो शपथ थी उसको त्याग दिया। उन्होंने कहा कि मुझे ब्रिटिश क्राउन के प्रति वफादार रहने की जो शपथ दिलाई जा रही है मुझे मंजूर नहीं है। इन्होंने शपथ लेने से इनकार कर दिया, और यही कारण था कि ब्रिटिश कानूनों की और भारतीय कानूनों की संपूर्ण जानकारी होने के बावजूद इन्हें बैरिस्टर की डिग्री प्रदान नहीं की गई। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश क्राउन के प्रति वफादार रहने की शपथ को लेने से इनकार कर दिया। अब सोचने वाली बात है, अपने यहां बहुत सारे ऐसे बैरिस्टर हैं जिनमें एक बहुत प्रचलित नाम आप जानते हैं, तो इसका मतलब है कि उन्होंने भी कभी ब्रिटिश क्राउन के प्रति वफादार रहने की शपथ खाई होगी, फिर प्रधानमंत्री साहब ने भी खाई होगी, तो फिर वो क्या देशद्रोही नहीं हुए? वफादार रहने की बात, लॉयल रहना, तुम्हारे खिलाफ हम कोई षड्यंत्र नहीं करेंगे, ऐसी बात। ये 1909 की घटना है जो आपने अभी तुरंत देखी। 1909 में ही एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई है जो कि बीडी सावरकर के साथ डायरेक्ट लिंकेज में है। वो घटना क्या है? 1909 की ही घटना है। 1909 की घटना में क्या है कि गणेश सावरकर, जो कि इन्हीं के बड़े भाई थे, गणेश सावरकर साहब ने क्रांतिकारी कविताएं लिख दी, बड़ी ही क्रांतिकारी कविताएं लिख दी। और क्रांतिकारी कविताएं लिखने के बाद आप जान रहे हैं कि 1909 में बीडी सावरकर साहब लंदन में हैं, और ये कहां है गणेश सावरकर साहब? ये है नासिक में। और उस समय नासिक का जो कलेक्टर हुआ करता था उसका नाम क्या था? जैक्सन। क्या नाम है? नासिक के कलेक्टर का नाम है जैक्सन। और इस जैक्सन
की हत्या 1909 में जिस व्यक्ति ने की है उसका नाम है अनंत लक्ष्मण कन्हेरे। अनंत लक्ष्मण कन्हेरे। क्यों की गई जैक्सन की हत्या? गणेश सावरकर की जो थे ये इन्हीं के बड़े भाई साहब थे। इन्होंने क्रांतिकारी कविताएं लिख दी और नासिक के कलेक्टर ने इसी बिहाफ पर इनको काले पानी की सजा दे दी और ये अनुचित सजा देने के कारण अनंत लक्ष्मण कन्हेरे ने जैक्सन की गोली मार करके हत्या कर दी और जिस पिस्टल से गोली मार करके हत्या की है उस पिस्टल का नाम है ब्राउनिंग पिस्तौल। क्या नाम है? ब्राउनिंग पिस्तौल। और इस हत्या में पूरी तरह से, जो कि भारत में नहीं है, बीडी सावरकर साहब लंदन में बैठे हुए हैं इंडिया हाउस में, इसके बावजूद इनके ऊपर कयास लगाया गया, शक पैदा किया गया कि आप इस हत्या में शामिल हैं। और डेफिनेटली शामिल थे। कैसे शामिल है जरा देखें इस बात को। शामिल ऐसे हैं कि ये जो ब्राउनिंग पिस्तौल से अनंत लक्ष्मण कन्हेरे जिस जैक्सन की हत्या कर रहा है जिस पिस्टल से, ये पिस्टल, ब्राउनिंग पिस्टल बीडी सावरकर साहब ने अपने एक मित्र चतुर्भुज अमीन के हाथों भारत भिजवाई थी। अपने एक मित्र चतुर्भुज अमीन के हाथों कन्हेरे को सौंप दी थी। यानी कि पिस्टल किसने दी है? बीडी सावरकर साहब ने। इस बिहाफ पर 1910 में ही लंदन स्टेशन से बीडी सावरकर साहब को अरेस्ट कर लिया गया। बीडी सावरकर को 1910 में क्या कर लिया गया? अरेस्ट कर लिया गया। 1906 में, ये लगभग 1910 का टाइम, लगभग 4 साल लंदन में रहने के बाद इनको लंदन स्टेशन से अरेस्ट करके भारत लाया जा रहा था एसएस मौर्य नाम के जहाज से। एसएस मौर्य नाम के जहाज से। जहाज पर आने से पहले इनको कुछ दिन कस्टडी में रखा, यानी कि जेल के सेल में रखा गया और उस जेल के सेल में इन्होंने अपने एक मित्र एस अय्यर नाम था उनका, नाम है एस अय्यर, से इन्होंने कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने कहा कि फ्रांस के किसी बंदरगाह पर, उसको मार्सेल बंदरगाह भी कहते हैं या मार्से बंदरगाह कहते हैं, वहां पर यह जहाज रुकेगा और उस जहाज के रुकने के बाद आप हमें वहां से फ्री कराना और हम किसी भी तरह जहाज से कूदकर समुद्र में आएंगे और समुद्र के रास्ते तैर करके हम आपके पास आ जाएंगे और हमें आप बचा लेना, क्योंकि हम देश के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। यह प्लान था और प्लान एज इट इज फॉलो किया गया। ये मौर्य जहाज में थे, रात में जानबूझकर गाउन पहन लिए ताकि उस गाउन का उपयोग किया जा सके, क्योंकि जो शौचालय का सेल था वो पारदर्शी था, उसे आदमी देखा जा सकता था। इन्होंने चारों तरफ शीशों के अपने गाउन से उसको ढक दिया और शौचालय के मेन होल से होते हुए समुद्र में कूद गए और तैरते हुए फ्रांस के मार्सेल बंदरगाह पर पहुंचे। लेकिन इनके दोस्त को आने में देरी हुई और इनको ब्रिटिश सैनिक इनका पीछा करते हुए चोर चोर कहते हुए इनको पकड़ लिया गया। जरा समझें कि किसी भारतीय व्यक्ति को किसी विदेशी भूमि पर पकड़ा जा रहा है, यानी कि फ्रांस की जमीन पर पकड़ा जा रहा है। बीडी सावरकर साहब पहले ऐसे राजनैतिक बंदी हैं या पहले ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनको किसी विदेशी भूमि पर पकड़ा गया, और विदेशी भूमि पर किसी व्यक्ति को पकड़ना यह अनुचित था। और इसी वजह से भारत के पहले ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो कि हेग में है वहां पर मामला चला है। यानी कि पहले ऐसे क्रांतिकारी जिनका मामला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो कि हेग में स्थित है वहां पर चला, क्योंकि अनुचित तरीके से किसी व्यक्ति को किसी विदेशी भूमि पर कैद नहीं किया जा सकता। यह 1910 की घटना है। 1911 में लाकर के इन्हें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी क्या है वर्तमान में? पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर का जो हवाई अड्डा है उसी का नाम आज चेंज करके क्या कर दिया गया? बीडी सावरकर हवाई अड्डा कर दिया गया। 1911 से लेकर के 1921 तक इन्हें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उसी सेलुलर जेल में रखा जाता है और उसी सेलुलर जेल को काले पानी की सजा कही जाती है। और ये सेलुलर जेल 1906 में निर्मित की गई थी और इसमें लगभग 693 कमरे थे। और उन कमरों की खास विशेषता यह है, उनमें एकमात्र छोटा सा रोशनदान होता था, हवा और धूप आने का थोड़ा सा जरिया। और आप इस बात को समझें कि ये जो काले पानी की सजा थी इतनी बीभत्स, इतनी भयानक थी कि आदमी की रूह कांप जाए। इन लोगों को टाइम फिक्स किया गया था कि आप इतने टाइम शौचालय जाएंगे, इतने टाइम ये काम करेंगे, एकदम फिक्स टाइम था। सड़े बासी भोजन दिए जाते थे,
बैलों की तरह इन लोगों से काम कराया जाता था, तेल पिराया जाता था, बैलों के स्थान पर आदमियों को जोत दिया जाता था। जो ब्रिटिश अधिकारी थे घोड़े का उपयोग या बग्घी का जो उपयोग करते थे उसमें घोड़े या और खच्चर नहीं होते थे, उसमें इन राजनीतिक बंदियों को जोता जाता था, गालियां दी जाती थी, पिटाई की जाती थी, मानवीय शोषण किया जाता था इनका। दुर्भाग्य से बीडी सावरकर की जो सेल थी वो सेल वहां पर थी जहां पर रोज 1, 2, 3, 4 राजनीतिक बंदियों को फांसी की सजा दे दी जाती थी। इसका मन पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही ना, कि जो व्यक्ति रोज अपने जस्ट सामने ही देख रहा है कि फांसी की सजा दी जा रही है। कई बार इनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने जेल में रहते हुए ब्रिटिश अधिकारियों के साथ साठगांठ कर ली, इनको ज्यादा काम नहीं करना पड़ता था, ये नेता हो गए थे, बाबा के नाम से जाने जाते थे। और इसी बीच में कहा जाता है कि 1911 से लेकर 1921 तक इन्होंने 6 बार माफीनामा या जिसे सामान्य याचिका कहा जाता है वो दायर की। क्या गलत था इसमें? मैंने इसको स्पष्ट किया आपको, ये माफीनामा नहीं था, एक सामान्य याचिका थी। गांधी जी ने भी कहा था इनके छोटे भाई से कि सावरकर को कहो कि एक सामान्य याचिका दायर करें। अगर वो कायरता का प्रतीक होता तो उनका छोटा भाई ऐसा काम करता क्या? उनके ही नाम को धूमिल करने की कोशिश करता क्या उनका छोटा भाई? उस समय में याचिका दायर करना माफीनामा नहीं होती थी। तो 6 बार इन्होंने याचिका दायर की। अब जरा समझें इस बात को। एक व्यक्ति है सचिंद्र नाथ सान्याल, जो इन्हीं के साथ काले पानी की सजा को भुगत रहे थे। सचिंद्र नाथ सान्याल जिन्होंने बंदी जीवन नाम का एक ग्रंथ लिखा है, बाइबल के नाम से जानी जाती क्रांतिकारियों के बीच में। सचिंद्र नाथ सान्याल, ये वही सचिंद्र नाथ सान्याल हैं जिन्होंने HRA की स्थापना की है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और इसी को बाद में HSRA नाम कर दिया गया है भगत सिंह के द्वारा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये सचिंद्र नाथ सान्याल ने भी तो ये याचिका दायर की थी, और ये याचिका जो इनकी है एज इट इज हूबहू वही याचिका सचिंद्र नाथ सान्याल ने बीडी सावरकर की भी दायर की है। यानी कि बीडी सावरकर की जो याचिका थी वो सचिंद्र नाथ सान्याल ने खुद दायर की है। इस बात का उल्लेख सचिंद्र नाथ सान्याल ने अपनी किताब बंदी जीवन में किया है स्पष्ट। लेकिन सचिंद्र नाथ सान्याल की याचिका को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और इनकी याचिका को खारिज कर दिया जाता है बीडी सावरकर की। और क्यों खारिज किया जाता है? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जानती थी कि अगर दोनों भाइयों को हम लोगों ने याचिका एक्सेप्ट कर ली थी, फिर से महाराष्ट्र में जाएंगे और महाराष्ट्र क्रांतिकारियों की कर्म भूमि रही है, और जो वहां पर उपद्रव अभी जो शांत हुआ है वो फिर से एक उग्र रूप धारण कर लेगा। और ब्रिटिश गवर्नमेंट की नजर में बीडी सावरकर एक डेंजरस क्रिमिनल माने जाते थे, एक डेंजरस क्रिमिनल थे ये। इस वजह से उनको छोड़ना नहीं चाह रही थी। इतना महान व्यक्ति ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ माफी मांगेगा? संभव ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वकालत का फायदा उठाना चाह रहे थे, क्योंकि वो जानते थे और क्योंकि वो वकील थे और वो इस बात को जानते थे कि एक व्यक्ति को यानी कि वकालत का फायदा कैसे उठाया जा सकता है। क्योंकि उस नरक भरी जिंदगी जीने से बेहतर कुछ, मतलब जिंदगी जो नरक भरी जी रहे थे वो किसी भी काम की नहीं थी। उससे बेहतर था कि भारत में किसी भी तरह किसी भी कीमत पर भारत में आए और फिर से क्रांतिकारी संगठनों में शामिल हो और भारत को मुक्ति दिलाएं। बहुत लंबा टाइम बीत जाता था इनको अपनी फैमिली से मिलने में। सोचने वाली बात है, अगर आप उस कंडीशन में होते, आप होते, अपने आप को रख करके देखते, तो आप क्या करते? उस नरक भरी जिंदगी को जीने की कोशिश करते या कुछ ऐसा उपाय करते? तो ये माफीनामा ना होकर के बीडी सावरकर का एक कूटनीतिज्ञ चतुर प्लान था। यानी कि बीडी सावरकर क्रांतिकारी होने के साथ साथ एक कुटिल राजनीतिज्ञ भी थे, कूटनीतिज्ञ भी थे और चतुर क्रांतिकारी थे। सबका नजरिया अलग अलग होता है, विचारधारा अपनी अलग अलग होती है, कार्य करने की शैली अलग अलग होती है। तो ये बात आपने देखी। इसी समय गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का एक गृह सचिव है जिसका नाम है रेजिनाल्ड क्रेडॉक। क्या नाम है? रेजिनाल्ड क्रेडॉक। इसका नाम बहुत जरूरी है। और जो जेलर था सेलुलर जेल का, उसे हम लोग बेरी के नाम से जानते हैं। और बेरी अपने आप में कुख्यात था, वो किसी का सगा नहीं था, सबको भयानक दंड देता था, भयानक यातनाओं से परेशान करता था। ये बेरी नाम का जेलर था जो कहां पर? सेलुलर जेल में। रेजिनाल्ड क्रेडॉक जो कि वायसराय की कार्यकारिणी या गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के गृह सचिव थे, ये सेलुलर जेल गए थे मिलने के लिए बीडी सावरकर से। और एक लंबी वार्ता में उन्होंने आकर के ये बताया था
कि मैंने बीडी सावरकर से एक लंबी वार्ता की है और उनसे वार्ता करने के क्रम में हमें यह बात पता चली कि वो बिल्कुल शर्मिंदा नहीं है, बिल्कुल शर्मिंदा नहीं है। और वही क्रांति का जज्बा जो पहले था, वही जज्बा आज भी उनके शरीर पर और मुख पर दिखाई देता है। और यही रेजिनाल्ड क्रेडाक कह रहा है कि हम उनको अगर स्वतंत्र कर देंगे, उनको फ्री कर देंगे, तो महाराष्ट्र में फिर से एक उग्र राष्ट्रवाद की लहर उठ पड़ेगी और ऐसे व्यक्ति को, जो कि एक डेंजरस क्रिमिनल है, इस व्यक्ति को छोड़ा नहीं जा सकता। ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद इन्हें इस तरह की बातों से इस तरह की बातें बोल रही, खुद उनके डॉक्यूमेंटेशन में ऐसा सब कुछ लिखा हुआ है। तो किस बिहार पर बोला जा सकता है कि माफीनामा या उन्होंने माफी मांगी होगी अंग्रेजों से? यह सिर्फ एक चाल थी बाहर आने की, ताकि भारत को मुक्त कराया जा सके अंग्रेजों से। तो इसको आपने देखा होगा। तो लगभग मैंने जो बातें आपको बताई, इनमें से लगभग स्पष्ट हो गई हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, नहीं तो इसमें बहुत कुछ बातें और थी जो ऐड ऑन करनी थी। तो फिर अब कभी मौका मिलेगा तो हम लोग इनके बारे में डिस्कस करेंगे। 2-3 मिनट में हम इस बात को कंप्लीट कर रहे हैं। इनका जो देहांत था वो नासिक में इनका देहांत हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। लगभग 1966 के आसपास इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण था इच्छा मृत्यु, या इसी इच्छा मृत्यु को आप यूथेनेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यूथेनेशिया कहते हैं। और अगर आप जैनी हैं तो इसी को आप संलेखना या संथारा भी कहते होंगे। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिससे अपनी मृत्यु का एहसास हो चुका हो, वो व्यक्ति अन्न और जल का त्याग कर दे, और तब तक अन्न और जल का त्याग करे जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए, उसे हम इच्छा मृत्यु, यूथेनेशिया या संलेखना या संथारा प्रथा कहते हैं जैन धर्म में। और 1966 में जब इनकी मृत्यु हो रही है, तो उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्रभक्त कहा है, महान क्रांतिकारी कहा है, वीर कहा है। और उन्हीं की आने वाली पीढ़ियां इनको कायर, देशद्रोही जैसे शब्दों से संबोधित करती हैं। ये इंदिरा गांधी के सेंटेंस को भूल जाते हैं। और जस्ट 1966 के बाद 1970 में इंदिरा गांधी जी ने ही डाक टिकट जारी किया इनके ऊपर। बीडी सावरकर स्मारक बनाया है इंदिरा गांधी जी ने ही। क्या इंदिरा गांधी जी एक डरपोक, एक कायर और अंग्रेजों से मिले हुए व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे? संभव ही नहीं है। उम्मीद करते हैं कि बात आपको समझ में आई होगी हमारी। ठीक, आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।